नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल पार्ट 4, जिसमें पढ़ेंगे पहला वंश। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हिंद यूनानी का भारत में आक्रमण, उसके बाद शकों का भारत में आक्रमण, उसके बाद अभी पहलव का आक्रमण होगा। इसके बाद आक्रमण किसका होगा? कुषाणों का। हिस्पकू बताया था ना, ये याद रखने के लिए हिस्पकू। ठीक है, हिंद यवन शक पहलव कुषाण। तो सीधे इसमें ये है कि पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ हिंद यूनानी का हुआ। ठीक है, उसके बाद किसने इसको खत्म किया? शकों ने खत्म किया। ठीक है, अब शकों को किसने खत्म किया? फिर पहलवों ने खत्म किया, और पहलवों को किसने किया? कुषाणों ने किया। सिंपल है। ठीक है, तो पहलव शकों का अंत करके बनता है शकों का जो आक्रमण हुआ था, कुछ एरिया बना के रखा था, स्पेशली पश्चिमोत्तर एरिया बोले तो अभी का पाकिस्तान। ठीक है, उस एरिया में ज्यादा प्रभाव था इन लोगों का। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में थोड़ा सा प्रभाव था, थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग एक कॉम्पिटिटिव पढ़ाई कर देते हैं। देखिए पहलव कहां से आया। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी। ठीक है, ये यूनानी है। ठीक है, यूनानी है, लेकिन मध्य एशिया से आया था। इसकी कहानी बता दिया, क्यों मैं इसको हिंद यूनानी क्यों कहा जाता है पहले ही बता दिया हूँ। अलेक्जेंडर के जो वंशज इस एरिया में बस गए थे, जाने से मना कर दिया था, वही हिंद यूनानी बने। शक कहां से आया था? मध्य एशिया से आया था, ये याद रखना पड़ेगा। पहलव कहां से आया भाई? पहलव आया है, देखिए पर्थिया से। पर्थिया, यही पर्थिया बाद में पर्सिया बना। ठीक है, फिर यही पर्सिया का नाम ईरान हो गया। ठीक है, और ईरान का नाम एक फारस भी है। ठीक है, ईरान का नाम फारस भी है। ठीक है, कुछ पर्सिया बनने के बाद फारस हुआ था, उसके बाद ईरान हुआ था। ठीक है, ये चार नाम एक ही का है। तो इसीलिए पर्थिया से आया था, इसीलिए पहलव को हम लोग अपने भाषा में पर्थियन कहते हैं। पर्थियन हम लोग अपने भाषा में पहलव कहते हैं, उन लोग अपने भाषा में से पर्थियन कहते हैं। ठीक है, भाषा इसकी क्या है भाई? ये आया कहां से? फारस से है, तो इसकी भाषा जो थी फारसी। ठीक है, और ये लिपि कौन सी यूज करती थी? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत उस एरिया में खरोष्ठी लिपि का बहुत बोलबाला था। आपने अशोक के भी शिलालेख में देखा होगा कि उस एरिया में पश्चिमोत्तर भाग में, जो पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान वाला एरिया है, उस साइड में खरोष्ठी लिपि का अभिलेख मिला है। ठीक है, भारत में अशोक का जितने शिलालेख मिले सारे ब्राह्मी लिपि में है। तो ये खरोष्ठी भाषा थी, इतना याद रख लीजिए। अब देखिए एक चीज तो याद हो गया आपको कि शकों को खत्म करके पहलव आए भारत में। ये जो है ना, शक बहुत पहले से कोशिश कर रहा था पहलव लोग आने का, बहुत पहले से। लेकिन जब शक का अंत किया इसी के कोई राजा ने, तब जाके पहलव वंश का स्थापना हुआ। अब देखिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था। अगर देखा जाए छोटे एरिया में सबसे पहले पहलव राज्य की स्थापना जो किया था, उसका नाम था मिथ्रेडेटस। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन होता है? वास्तविक संस्थापक का नाम रहता है गोंडोफर्निज। ये वास्तविक संस्थापक है, गोंडोफर्निज। ठीक है, गोंडोफर्निज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहलव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गोंडोफर्निज। ठीक है, हिंद यूनानी का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर, शकों का रुद्रदामन, और पहलव का गोंडोफर्निज। अभी कुषाण आएगा तो इसका तनिष्क होगा। सारे के प्रतापी राजा याद रखें। गोंडोफर्निज ने कैसे शकों का जो पश्चिमोत्तर, उस समय का पश्चिमोत्तर भारत था, मतलब आज के पाकिस्तान वाला एरिया, गोंडोफर्निज ने उस एरिया में शकों का साम्राज्य खत्म कर दिया। कौन था? एजेज सेकंड, ये था शक राजा। इसका अंत करके पूरी तरह से पश्चिमोत्तर एरिया में एक बड़ा सा साम्राज्य खड़ा करता है पहलवों का। मिथ्रेडेटस का सिर्फ क्या स्थापना का श्रेय जाता है, बाकी वास्तविक साम्राज्य ये बनाता है गोंडोफर्निज।
ठीक है, किसको, एजेज द्वितीय को खत्म करके। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि पहलवों का वंश जो है ना सिर्फ पश्चिमोत्तर भारत, अभी का पाकिस्तान वाला एरिया जो है वहीं सिमट के रह जाता है, सिर्फ पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत कोशिश करता है इंडिया में घुसने का, मगर नहीं कर पाता, पूरी सर्कल नहीं होता। एक दो बार कहीं कहीं आपको प्रमाण मिलेंगे, लेकिन आया था, घूम के चला गया था। सिर्फ पश्चिमोत्तर भारत, इन चारों में से सबसे कम एरिया में यही लोग रहा है, पहलव लोग। ठीक है, अब देखिए गोंडो फर्निस को से आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहलव वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक याद रख लीजिए, गोंडो फर्निस के शासन काल में पहला ईसाई धर्म प्रचारक आया था। पहली बार भारत में ईसाई का धर्म प्रचार के लिए पहला आदमी आया था। कौन था? सेंट पीटर नाम था उसका। ठीक है, सेंट पीटर। लेकिन क्या क्या इस सेंट पीटर के बारे में क्या हुआ, एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सॉरी, सेंट थॉमस था, पीटर नहीं, सेंट थॉमस। इसको तमिलनाडु में पीट पीट के मार दिया था लोगों ने। ठीक है, तमिलनाडु ने इसको पीट पीट के मार दिया था, इसका लिंचिंग कर दिया था सेंट थॉमस को। तो ये आपको याद रखिएगा, इसका लिंचिंग कहाँ हुआ था? सेंट थॉमस का, तमिलनाडु में। तो ये सेंट थॉमस जो ईसाई प्रचार करने के लिए आया था, ईसाई धर्म का प्रचार के लिए, वो क्या है, गोंडो फर्निस के शासन काल में आया था। तो हमें बहुत कुछ जानकारी गोंडो फर्निस के बारे में सेंट थॉमस के ईसाई प्रचार के दौरान जो बुक लिखी गई उससे पता चलता है, एक। ठीक है, दूसरा हमें पता चलता है इसका तख्त ए बही शिलालेख, तख्त ए बही शिलालेख, इससे पता चलता है इसके बारे में, गोंडो फर्निस के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे गोंडो फर्निस का इस शिलालेख में नाम है गुदनहर, इस नाम से जाना जाता है, गुदनहर नाम से। तख्त ए बही शिलालेख से हमें पता चलता है कि उसको गुदनहर भी कहा जाता था, गोंडो फर्निस को। ठीक है, देखिए ये तख्त ए बही शिलालेख कहाँ मिलता है, कहाँ मिला है? पेशावर में। ठीक है, पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। और पेशावर का पुराना नाम क्या था? पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर। इसी पुरुषपुर को अभी कुसान जब आएगा ना, तो इसी पेशावर को अपनी राजधानी बनाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब देखिए फारसी भाषा में क्या कहा जाता था इसको, गोंडो फर्निस को। ठीक है, विंध्यकर्ण, विंध्यकर्ण, ये फारसी भाषा है। देखिए फारसी भाषा जो है ना, अभी आपको लगेगा ये इस्लाम, मुस्लिमों की भाषा है, इस्लाम की भाषा है, ये रियल में पारसियों की भाषा है। ये फारसी जो है ना, पारसियों की भाषा है। पहले ईरान में पारसी ही रहते थे। ठीक है, तो पारसियों की भाषा, अभी तो इसकी संख्या बहुत कम हो गई है पारसी की, तो पारसी की भाषा है फारसी। विंध्यकर्ण, ये पारसी भाषा में इसे विंध्यकर्ण कहा जाता था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस इसका अंत कुषाणों ने किया। इस चीज का हमें पता कहां से चला? इस चीज का हम लोगों ने पता किया पंजतर अभिलेख। पंजतर अभिलेख पाकिस्तान के हजारा जिला जो पाकिस्तान का है, हजारा एरिया पाकिस्तान। ठीक है, प्लस तक्षशिला अभिलेख। इन दो अभिलेख से हमें पता चलता है, पंजतर अभिलेख और तक्षशिला अभिलेख। इससे क्या पता चलता है भाई कि पहलवों का अंत कुषाणों ने किया। ठीक है, तो ये चीज देखिए, पंजतर अभिलेख आपको याद रखना पड़ेगा, तक्षशिला अभिलेख पता याद रखना पड़ेगा। तख्त ए बही, सेंट थॉमस पहला ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था, इसके बारे में। गोंडो फर्निस का शासन काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 से 41 एडी तक। देखिए अब पढ़ते पढ़ते हम लोग एडी में पहुंच गए, अभी तक हम लोग बीसी तक पढ़े थे ना। तो बीसी में ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? 1 तारीख से हुआ, जिसको हम लोग फर्स्ट बीसी कहते हैं। तो देखिए 20 से 41 साल के भीतर ही धर्म प्रचारक आना शुरू हो गया पूरे दुनिया में। ठीक है, कितना जल्दी। आगे हम लोग चलते हैं इसके बारे में।
और जो मिथ्रेडेटस का शासनकाल है 171 बीसी से 130 बीसी तक, इसको याद रखने की जरूरत है, नहीं पूछेगा। आप 20 से 41 एडी गोंडो फर्निस का याद रखिएगा। उसके बाद जब ये जीता था पश्चिमोत्तर भारत को गोंडो फर्निस, तो अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तक्षशिला को, ठीक है, तक्षशिला। पहले गांधार कहलाता था महाजनपद काल में, वही अभी तक्षशिला बन गया। ये जो एरिया होता था ये सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के एरिया को तक्षशिला कहा जाता था, और यही पश्चिमोत्तर, रियल पश्चिमोत्तर भारत है, और यहीं पे इसका शासनकाल इन लोगों का, पहलवों का चला था। तो उसके बाद किसको मार के, पहलव किसको मार के बना? एजाज टू को, शक राजा एजाज टू को हरा के, इजाज नहीं, एजेज, ठीक है। और देखिए इसके सिक्के मिले हैं, ठीक है। स्वात घाटी, स्वात घाटी पाकिस्तान में पता है, स्वात घाटी, और तक्षशिला में तो मिलेगा ही मिलेगा, वही तक्षशिला लिख लीजिए या गांधार लिख लीजिए, यहाँ मिला है। किस लिपि में मिला है? खरोष्ठी लिपि में। इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि भाई खरोष्ठी लिपि इन लोग का मुख्य लिपि था, क्योंकि इसके सिक्के मिले हैं वहां पे। और इस एक चीज है कि ये भी बात की, जो पहलव आए वो इंडिया के सभ्यता संस्कृति में मिल गए थे। इस चीज का हमें कहां से पता चलता है? इनके सिक्कों से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा कि पहलव जो आए, इन लोग जो चारों आए थे, चारों विदेशी आए थे, कुषाण चाइना से आएगा अभी, ठीक है। तो ये चारों जो है इंडिया में आए, लेकिन इंडिया की संस्कृति के साथ घुल मिल गए। कभी क्या बोलता है, जिसको कहते हैं ना, अन्याय किया ही नहीं इंडियंस के साथ, बस जो राजा की लड़ाई होता है वही सैनिक मरते हैं, वही वाला सिस्टम रहा। लेकिन यहाँ के लोकल पब्लिक को कभी परेशान नहीं किया, यहाँ आए, यही संस्कृति से बस गए। तो हमें इसे मतलब इसके सिक्के से ये चीज पता चलता है, क्योंकि सिक्के में क्या होता है, इन्होंने अपना जो गोंडो फर्निस ने भारत के राजा जिस तरह का ये अपनाता था, उपाधि अपनाता था, उसी तरह का उपाधि गोंडो फर्निस ने भी, इसके राजाओं ने भी ये किया, अपनाया था। प्लस भारत के सभ्यता संस्कृति पूरी तरह से इसके सिक्के में झलक मिलती है, उससे हमें ये पता चलता है। अब देखिए इसमें एक माऊ बोल के जो सिक्के मिले हैं ना, तो एक माऊ बोल के राजा का भी जिक्र मिला है इसका, कि ये माऊ बोल के राजा मिथ्रेडेटस से पहले यहाँ पहलवों का था कोई, ठीक है। मिथ्रेडेटस से पहले का माऊ, ठीक है। एक माऊ माउस आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, वो वाली नहीं है माऊ माउस, ठीक है, ये दूसरा माऊ माउस है। तो इसका भी जिक्र मिलता है आपको सिक्के से, ये भी याद रखिए, माऊ या माउस, ठीक है। ठीक है, पहलव वंश से इतना ही, ज्यादा क्वेश्चन पहलव से पूछता नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पहलव से बनता भी नहीं है, और जानकारी भी नहीं है लोगों के पास। ईस्वी इसलिए नहीं बताया जाता है, ईस्वी पूछेगा ही नहीं। जिस चीज की कोई प्रामाणिकता गारंटी नहीं है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं, उस चीज को नहीं पूछा जाता है। जैसे ये वाली फिक्स है, गोंडो फर्निस वाला।